ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। जरा हम डायग्राम को देखें। डायग्राम बेसिकली ऐसा था कि हमारे पास एक फोटोन है जिसका मोमेंटम है h क्रॉस k। ये एक टारगेट टकराता है और उसके बाद फिर जो फोटोन है उसका मोमेंटम हो जाता है h क्रॉस, ये हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इसका मोमेंटम pe हो जाता है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो है थीटा हो गया। अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी इसकी और इसकी सम के बराबर हो गई। अगर 10 यूनिट एनर्जी थी तो 1 यूनिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, 9 यूनिट एनर्जी से ये चला गया। मोमेंटम में भी ये रूल फॉलो होता है। मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेक्टर डायग्राम के थ्रू। अब जरा सोचो कि आप इसको थोड़ा रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करो? इस पूरी एरो को आप पलट दो। तो जरा मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक है जिसको कह रहे हैं P बराबर h क्रॉस k, ठीक है। इसको पलट दो। पलटोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, जैसे ये लाइन थी इसके जस्ट अपोजिट ये आ गया। तो ये हो गया हमारा। अब चूंकि पलट गया है तो माइनस h क्रॉस k प्राइम, है ना। इसको आपने पलट दिया। अब जब पलट दिया, अब जो ये वाला एरो था, ये जो डैश एरो है, इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो आपने ऐसे बनाया था डैश एरो। आप इसको यहाँ से मिटाओ और यहाँ से शुरू करो। तो ये कितना हो जाएगा? PE। अब हम चूंकि एरो बना रहे हैं तो हमने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। ये हो गया। तो अब एक खास बात देखो, ये है एंगल थीटा, एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये ऐसा वेक्टर सम के हिसाब से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो PE है ये बेसिकली इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको अगर PE निकालना है तो इट इज़ द सम ऑफ h क्रॉस k प्लस माइनस h क्रॉस k प्राइम। यानी सीधे तौर पर PE जो है वो h क्रॉस k माइनस h क्रॉस k प्राइम होगा। और सही भी तो है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किसके? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द डिफरेंस इन द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन एंड स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। आने वाले स्कैटर्ड फोटोन और जाने वाले स्कैटर्ड फोटोन के मोमेंटम के डिफरेंस के बराबर वो स्कैटर्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और कैसे होगा? लॉजिक क्या है? लॉजिक इस डायग्राम से दिख रहा है। एनर्जी में तो लॉजिक हमें साफ साफ दिखता है कि हाँ भाई 10 जूल की एनर्जी से आया होगा, 5 जूल की एनर्जी चली गई इलेक्ट्रॉन के पास, तो 45 जूल एनर्जी बचेगी बचे हुए फोटोन के पास। लेकिन यही लॉजिक मोमेंटम में कैसे लागू होता है तो वो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है। तो अब आपको एक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। इस तो खैर ये वीडियो रहेगा आपके पास, तो आप इसको जब भी चाहो देख सकते हो। दिस इज अवर मेन डायग्राम। तो हम ऐसे लिखेंगे, for momentum of the incident and scattered X-ray photon and momentum of recoil electron C फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देखना है, दिस फिगर। तो इस फिगर में आप लिख सकते हो ये इसको इस फॉर्मूले लिख दो। एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। अब ऑल्सो बाई कोसाइन लॉ, ऑल्सो बाई कोसाइन लॉ, एक कोसाइन लॉ होता है। कोसाइन लॉ ये कहता है कि अगर आप इनको देखा चाहोगे तो P के सामने एक एंगल थीटा है, तो आप लिखोगे PE स्क्वायर इज इक्वल टू h क्रॉस k का स्क्वायर प्लस माइनस h क्रॉस k प्राइम का स्क्वायर प्लस h क्रॉस k इंटू माइनस h क्रॉस k और उनके बीच का एंगल थीटा प्राइम होगा। अगेन दिस इज द कोसाइन रूल।
Just go, if you don't know the cosine rule, just go and google it. What do you mean by cosine rule? और cosine rule आप जैसे देखोगे, आप उसको इस अपनी नोटबुक में जहाँ ये लिख रहे होगे वहाँ बगल में छोटा सा बॉक्स बनाना और उसके अंदर लिख लेना और देखना कि वो कोसाइन रूल में जो वो ए बी सी के रूप में दिया होगा, तो आप देखना कैसे हमारे ए बी सी इसके साथ मैच करें. दिस इज़ योर होमवर्क, जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, ये क्या हो जाएगा? पी ई स्क्वायर इज एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर माइनस 2 होगा ना, यहाँ पर एक और 2 भी होता है, 2 भी होता है. अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -2 एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम कॉस थीटा. 2 होता है, वो गड़बड़ हो गई, तुमसे भूल गए थे मैं, सॉरी फॉर दैट. तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन. तो अब देखो भाई, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. ओके, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2. तो हमने उसी सिचुएशन में मोमेंटम की 2 स्थितियों में इक्वेशंस निकाल ली हैं. दो स्थितियों में हमने इक्वेशन निकाली है. तो जाहिर सी बात है ये सारे दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इक्वेट करेंगे. तो आप इसको भी लिख लीजिए, आप इसको भी लिख लीजिए. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. तो मैं सीधे लिख रहा हूँ. ओके, इसको ओपन कर देते हैं. एच क्रॉस ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर -2 एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम प्लस एम नॉट सी एच क्रॉस के प्राइम एच क्रॉस के स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर के प्राइम कॉस थीटा. तो ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ठीक भाई. अब क्या हो सकता है? चलो, अब हमारे पास जो बचा है वो लिख लेते हैं. -2 एच क्रॉस के प्राइम प्लस 2 एम नॉट सी एच क्रॉस के प्राइम इज इक्वल टू -2 एच क्रॉस के प्राइम कॉस थीटा. देखो, अगर हम इनको कुछ कर पाए तो जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, इसको हम एक साथ ले आते हैं. क्या करें, इसको तो ले जाए, ले जाते हैं. तो ये बचेगा 2 एम नॉट सी एच क्रॉस के प्राइम इज इक्वल टू, इधर जाएगा 2 एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम -2 एच क्रॉस स्क्वायर के प्राइम कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा 2 एम नॉट सी एच क्रॉस के प्राइम इज 2 एच क्रॉस के प्राइम 1 माइनस कॉस थीटा. कुछ कटेगा. अच्छा, एक चीज़ और करते हैं. हमें मालूम है के बराबर जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है, सिंस एंड के प्राइम जो होगा वो 2 पाई बाई लेमडा प्राइम हो जाएगा. ठीक है ना. तो ऐसा करते हैं, इसको हटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं है इस तरह से हमारे सामने. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 2
एम नॉट सी एच क्रॉस 2 पाई बाई लेमडा माइनस 2 पाई बाई लेमडा डैश, और उधर से हो जाएगा 2 एच क्रॉस के ये जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा डैश या प्राइम 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2m नॉट सी एच क्रॉस 2 पाई, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, देखो ऐसा हो जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लोगे, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो लेमडा लेमडा प्राइम हो जाएगा, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा हो जाएगा, और 2h क्रॉस 2 पाई का होल स्क्वायर बाई लेमडा लेमडा प्राइम 1 माइनस कॉस थीटा। तो लेमडा लेमडा प्राइम कैंसिल हो गया, ओके, और बहुत सारे 2 हैं, h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 2 पाई इसको कैंसिल कर देगा, अरे बाबा रे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। तो यहाँ पे बचेगा कितना, लेमडा डैश माइनस लेमडा एम नॉट सी इज 2 पाई एच क्रॉस अपॉन, नहीं कुछ नहीं, अपॉन कुछ नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम h के टर्म में निकालें तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई h अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट, देखो बेटा ये तो नंबर होगा ना, इसकी वैल्यू हद से हद 1 हो सकती है, कम से कम -1 हो सकती है, तो नंबर होगा। इधर है वेवलेंथ, तो अगर ये नंबर है, ये वेवलेंथ है, तो ये जो यूनिट है इसकी वेवलेंथ की तो यूनिट होगी, क्योंकि यूनिट तो मतलब सेम होती है, ये तो एक नंबर होगा, यूनिट लेस हो गया, तो इसकी यूनिट ही हमारी लिखनी होगी। पुट h अपॉन एम नॉट सी इज इक्वल टू लेमडा सी, और इसको कहा जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो एंड लेमडा डैश लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज डेल्टा लेमडा, तो इसका मतलब है कि डेल्टा लेमडा दिस इज इक्वल टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ तक पहुँच गए थे हमारे कॉम्पटन साहब। तो कॉम्पटन साहब यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने एक फार्मूला निकाल लिया जो कि कॉम्पटन शिफ्ट का था, डेल्टा लेमडा दोनों पीक के बीच की दूरी का था। एक नया कांस्टेंट उनको मिल गया h अपॉन एम नॉट सी। m कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, h तो कांस्टेंट है ही। तो एक नया कांस्टेंट आ गया कॉम्पटन वेवलेंथ, और यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू अपने आप में शो कर रही थी कि कैसे हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट है, हमारा कॉम्पटन शिफ्ट वो किस तरह से वो चेंज होता है अगर आप थीटा की वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दो। थीटा की वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दोगे, आपको डेल्टा लेमडा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। अब ये बाकी सारा तामझाम हटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिखा रहा है कि दिस, यहाँ पर ये कर रहा है, दिस इक्वेशन shows that Compton shift is dependent upon angle of scattering theta. So that Compton shift is dependent upon the angle of theta. थीटा पे है। अब हम पढ़ते हैं केस 1 थीटा 0।
तो थीटा 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा लैम्डा सी 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि नो कॉम्पटन शिफ्ट विल ऑब्जर्व, कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये टारगेट था और आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजा और इलेक्ट्रॉन जो आपने फोटोन भेजा और फोटोन सीधे निकल गया, वो इस टारगेट से नहीं टकराया होगा, सीधे निकल गया होगा, तो यानी कि ये जो फोटोन आया उसी दिशा में है, तो ये जो फोटोन आगे बढ़ा है उसके बीच में एंगल और जो आ रहा है तो उसके बीच में एंगल कितने का है, मतलब ये तो कोई एंगल कोलिनियर ही रहा ना, तो 0 डिग्री बना। इसे ये एक्सिस थी और इसी एक्सिस पे ही रहा, एक्सिस से कोई एंगल बनाता तो थीटा देखते, कोई एंगल नहीं बनाया, उसी के पैरेलल चला गया तो थीटा 0 है। तो इसका मतलब है कोई कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि हो सकता है संभव ऐसा हो कि जो थीटा है, थीटा 0 होने का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो टारगेट है उससे हमारा फोटोन टकराया ही नहीं, तो कॉम्पटन शिफ्ट भी नहीं होगा। कॉम्पटन शिफ्ट असल में उस डेविएटेड वेवलेंथ को मिलना था। अच्छा, दूसरा केस है, केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा व्हेन थीटा इज़, मान लो 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो आपके पास डेल्टा लैम्डा जो होगा वो लैम्डा सी 1 माइनस 0 यानी कि लैम्डा सी के बराबर होगा। तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू एग्जैक्टली लैम्डा सी के बराबर होगी, और जो लैम्डा सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कितना हो जाएगा 0.043 एंगस्ट्रॉम, या मोटे मोटे तौर पर ये मतलब ये एक थोड़ा प्रिसाइसनेस के साथ ये वैल्यू आपके पास आती है। अच्छा, तीसरा क्या है, केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, मतलब टारगेट था, जैसे ये ऐसा था, एक टारगेट आया, इधर से फोटोन गिरा, ऐसे चला गया फोटोन, यानी कि 90 डिग्री पे चला गया, तो यहाँ पर जो डेल्टा शिफ्ट होगा वो 0.043 एंगस्ट्रॉम होगा। मतलब अगर आपने 10 एंगस्ट्रॉम की लाइट भेजी है तो वो जब 10 एंगस्ट्रॉम का एक्सरे यहाँ घूमेगा तो वो 10.02343 एंगस्ट्रॉम का हो चुका होगा। दशमलव में इतना ही बदलाव आएगा, बस इतने बदलाव से कॉम्पटन इफेक्ट होता हुआ दिख जाएगा और पुलिस फिजिक्स का नोबेल मिल गया उनको। लेकिन ये इतना बदलाव क्यों होता है, इसकी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि अभी आपने देखी है, और आपने देखा है उस पूरी थ्योरी में हमने कोलिजन के प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन्हीं सब का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो इस्तेमाल किया है वहाँ पर हमने, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा संयोग रहा कि फोटोन आया और आकर के बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम गया, ये 180 डिग्री हो गया, तो जैसे 180 डिग्री पे घूमेगा, जब थीटा 180 होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा -1, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा लैम्डा सी 1 + 1, चूँकि -1 ये भी और एक माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम लैम्डा सी, और 2 टाइम लैम्डा सी मतलब 0.24 का 2 टाइम, मोटे मोटे तौर पर ये होगा 0.05 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। तो यानी कि अगर मैक्सिमम हो रहा है तो जो लौटेगा जो फोटोन वो 10.05 एंगस्ट्रॉम के लगभग होगा, 0.05 एंगस्ट्रॉम का एक जो बदलाव होगा वो बदलाव हमें ये बताएगा कि भाई देखो यहाँ पर हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक पूरी थ्योरी है, जिस थ्योरी से हम इसको होता हुआ देखते हैं, जिस थ्योरी को हम यहाँ पाते हैं, और इसी ये प्रूफ वगैरह है ये इनसे पूछे जाते हैं। अब इसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ ये चीज़ अगर हम अगर एक्सरे के साथ ही क्यों देखी, हम और किसी के साथ नहीं देख सकते क्या, हम ऐसा नहीं देख सकते कि हमने सोडियम लैम्प के साथ प्रयोग किया, सोडियम लैम्प की लाइट को भेजा और उसके साथ हमने प्रयोग करके देखा। देखो भाई, पहली बात तो सोडियम लैम्प जो होता है हमें फार्मूला मालूम है, E = hc/λ। कैसे निकाला, E = h न्यू होता है और न्यू = c/λ होता है, चूँकि c = न्यू लैम्डा होता है, तो ये फार्मूला होता है। अगर वेवलेंथ लार्ज है
तो यानी कि उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, लेस होगी। तो जब हम 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट गिराते हैं बजाय 10 एंगस्ट्रॉम की, तो जाने वाले फोटोन की तो एनर्जी ऑलरेडी कम हो चुकी है। फिर वो टक्कर मार के कि जब स्कैटर्ड होंगे तो कितनी एनर्जी भी कम और हो जाएगी, तो उसको डिटेक्ट करना एक तो मुश्किल है। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए उधर हम ना जाएँ। हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितना हो सकता है, 0.5 एंगस्ट्रॉम का, इतना हो सकता है। तो अगर आपने 5 एंगस्ट्रॉम की लाइट ली है तो 5 एंगस्ट्रॉम में 0.05 इज़ अ 1%। आप देख सकते हो ना, 5 है, 5 का 0.05 जो होगा वो 1% लगभग होगा। लेकिन अगर हमने 5000 एंगस्ट्रॉम के लिया, लेकिन कॉम्पटन शिफ्ट तो 0.5 एंगस्ट्रॉम ही होगा, तो जब 5 का 0.05 1% होता है तो 5000 का 0.05 कितना होगा, 1% का 1000 गुना छोटा, 0.0001% होगा। मतलब हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे से हो रही हो, लेकिन फिलहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट ली तो आपको कॉम्पटन इफेक्ट देखने के लिए एक ऐसा डिटेक्टर लेना पड़ेगा जो 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को भी डिटेक्ट कर ले, साथ ही उसके अंदर होने वाले इतने छोटे से परिवर्तन को भी डिटेक्ट कर ले, जो कि एक्सपेरिमेंटली अचीव करना बड़ा मुश्किल था। हाँ, हमने एक 5 एंगस्ट्रॉम की लाइट को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर बनाया और ये भी सोचा कि वो डिटेक्टर 1% की कमी को डिटेक्ट कर ले। ये हो सकता है, ये तो हो सकता है, ठीक है। जैसे वही है कि आप जैसे कभी देखा हो, कभी जो ट्रक वगैरह होते हैं ना, वो भी तौले जाते हैं, तो उनको तौलने की मशीन होती है। तो अब ट्रक जो होते हैं वो हज़ारों सैकड़ों किलो के होते हैं, सैकड़ों किलो के तो होते ही होंगे, 500 किलो, 400 किलो, 600 किलो, 200 किलो का एक ट्रक है मान लो। तो आप उस ट्रक को तौलते समय मिलीग्राम, माइक्रोग्राम का कोई असर मतलब बना पाओगे उस तरह के सेंसर्स, कि एक ऐसा तराजू हो जो एक ही समय में 600 किलो को सही सही नापे और दूसरी तरफ वो 0.001 ग्राम, किलोग्राम यानी माइक्रोग्राम या मिलीग्राम को भी सही सही नापे। मुश्किल होगा कि इतनी बड़ी रेंज को कवर करना, 1 माइक्रोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का रेंज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की अपनी सीमाएं होती हैं, उसमें जो सेंसर्स होते हैं उनकी रेंज की भी एक सीमाएं होती हैं। हाँ, आपने इसे जब सोने को तौलने जाते हैं, सोने के तराजू होते हैं, तो वहाँ मिलीग्राम के तो सामान होते हैं, 10 ग्राम 1 तोला बहुत बड़ा हो गया। तो वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मिलीग्राम या मिलीग्राम के 10वें हिस्से तक एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। तो वो तराजू अलग तरह के होते हैं। ऐसा नहीं होता है जहाँ ट्रक तौले जा रहे हैं वहाँ सोना तौलने चले जाओगे, तो सोने को तो उसके बाट पे रखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हो तो आपको दिखाई पड़ता है कि आप 60-70 किलो जो भी है आपका वजन है वहाँ पर। अब आपने उसके ऊपर पायल रख दी, अपने गले की चेन रख दी, इस बात की पूरी संभावना है कि वो जीरो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको कैलिब्रेट वैसे किया गया है, यहाँ कैलिब्रेशन का इशू है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम जैसी लाइट के साथ अगर कॉम्पटन इफेक्ट देखोगे, देन इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द इंस्ट्रूमेंट के बाहर की बात हो गई, उसकी क्षमता के बाहर की बात हो जाती है। इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं विजिबल लाइट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट, नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं होता नहीं है, होता तो है ही है, फोटोन है, गिर रहे हैं, वो तो सारा इफेक्ट दिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक्सरे फोटोन ही पार्टिकल बिहेवियर शो करता है और कोई नहीं शो करता, लेकिन जो शो करता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, मसला यहाँ पर इस बात का है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि अच्छा क्या होगा अगर हम ये माने कि हमारा टारगेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं है, वो फ्री नहीं, वो बाउंड है। मतलब हम ये ना कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर करते ही छिटक के दूर चला गया। मान लो ऐसा कोई एटम ले लिया कि आपका फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं छिटका, वो रिकॉइल नहीं हुआ, वो वहीं पर हिल के रह गया। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, फोटोन इस पर टकराया और फोटोन तो स्कैटर्ड हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं हुआ। तो क्या यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट दिखेगा? आप जरा समझो, कॉम्पटन इफेक्ट दिखने के लिए आपका फैक्टर कौन है? लैम्डा सी, जो होता है H/m0c। भाई यही तो आता है ना कॉम्पटन इफेक्ट में, यही तो है। ये तो चेंज होता रहता है, ये फिक्स रहता है। तो अगर ये वैल्यू 2 हो गई
तो डेल्टा लैम्डा 2 टाइम लैम्डा सी हो गया। ये वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा लैम्डा 0 हो गया। ये वैल्यू 1 हो गई तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा सी के बराबर हो गया। ये तो होता है, यानी लैम्डा सी का बड़ा रोल है। लैम्डा सी में कौन होता है? एम नॉट होता है। एम नॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, क्योंकि हम वहाँ इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मानते हैं और उसको लूजली बाउंड मानते हैं कि जैसे फोटोन टकराया वो स्कैटर्ड हो गया एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हुआ क्या कि जो आपका फोटोन आके इससे टकराता है और इसको एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी केवल इलेक्ट्रॉन लेके छिटकता नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन वो सारी एनर्जी इस पूरे एटम के अंदर फैला देता है, तो पूरा एटम झटका खा करके रुक जाता है। यानी कि इस फोटोन का सारा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये पूरा मास। तो ये पूरा मास ऑफ एटम है जो इस पूरे को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने की बजाय मास ऑफ एटम लिखना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लूजली बाउंड नहीं है तो। और अगर मास ऑफ एटम जो है वो तो इलेक्ट्रॉनों से कई गुना भारी होता है। ऐसा करने पर लैम्डा सी की वैल्यू जो ऑलरेडी 0.243 है, वो अगर इसको 100 गुना भारी हो गया तो 100 से डिवाइड कर दो, समझ लो 0.0243 इस तरह से कुछ हो जाएगा। और ये जो चीज़ हो जाएगी, ये तो भैया हमारे लिए और मुसीबत की बात हो जाएगी। इतना छोटा हम कहाँ, अब तो हम एक्सरे से भी नहीं देख पाएंगे। अब तो इतना छोटा इफेक्ट हो गया कि हम एक्सरे वाले डिटेक्टर से ही नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हमें देखना पड़ता है कि हमें ऐसे टारगेट लेने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड अवस्था में मौजूद हो, जो कि स्कैटर्ड हो सके, रिकॉइल हो सके। तो इस तरह से ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा टॉपिक है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। और इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो भी आप इन्हीं तरह के सीधे प्लग इन फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।